नमस्कार, अनादि टीवी की खास पेशकश अटेंशन में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। नए साल में भाजपा और कांग्रेस नई चुनौतियों से रूबरू होंगे। साल 2020 का साल कांग्रेस के लिए निराशाजनक रहा। पहले सत्ता गंवाई, फिर उपचुनाव में वापसी की उम्मीदें धूमिल हो गई। अब नए साल में नगरीय निकाय चुनाव की चुनौती का दोनों को सामना करना होगा। यह साल तय करेगा कि कमलनाथ कांग्रेस के नाथ बने रहेंगे या पार्टी किसी और को कमान सौंपेगी। नए साल की चुनौतियों का सामना दोनों दल कैसे करते हैं, ये देखना होगा। इसके लिए दोनों ने तैयारियां हालांकि अभी से शुरू कर दी है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दो 2020 बीत चुका है और अब नए साल में नई चुनौतियों से निपटना है। राजनीति के लिहाज से बीजेपी और कांग्रेस के सामने कई चुनौतियां हैं। 2020 का साल कांग्रेस के लिए निराशाजनक रहा। पहले सत्ता गंवाई, फिर उपचुनाव में वापसी की उम्मीदें धूमिल हो गई। अब नए साल में नगरीय निकाय चुनाव की चुनौती का बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही सामना करना होगा। बीजेपी ने नगरीय निकाय चुनाव की रणनीति नए साल के शुरुआत में तेज करने की तैयारी कर ली है। प्रदेश के 5 महामंत्री 2 जनवरी से बैठकों का दौर शुरू करेंगे। निकाय चुनाव की रणनीति बनाने की जिम्मेदारी महामंत्रियों को सौंपी गई है, जो पहले चरण में सांसदों, विधायकों और जिलाध्यक्षों की विभिन्न पहलुओं पर राय लेंगे। इसके बाद मंडल स्तर के पदाधिकारियों का फीडबैक लिया जाएगा। जिलाध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर के दौरान प्रदेश प्रभारी पी मुरलीधर राव ने चुनावी दंगल में उतरने से पहले होमवर्क पूरा करने के निर्देश दिए थे। इसको ध्यान में रखकर ही प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा और प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत ने प्रदेश महामंत्री हरिशंकर खटीक, भगवान दास सबनानी, कविता पाटीदार, शरतेंदु तिवारी और रणवीर सिंह रावत को यह जिम्मेदारी सौंपी है। पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व मध्य प्रदेश में यूथ लीडरशिप डेवलप करना चाहता है। इसीलिए निकाय चुनाव में युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका देने की रणनीति पर फोकस है। इसको लेकर महामंत्री जिलाध्यक्षों व मंडल अध्यक्षों से सुझाव लेंगे और यह तलाशेंगे कि युवा उम्मीदवार को कहां से टिकट देना पार्टी के लिए फायदेमंद होगा। इसके अलावा इस बात का भी अध्ययन किया जाएगा कि किस क्षेत्र में जातिगत समीकरण क्या है और कौन से मुद्दे चुनाव में प्रभावी रहेंगे। इस पर भी पूरी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। पिछले नगर निगम चुनाव में क्लीन स्वीप के साथ ही नगर पालिका और नगर परिषद में अपेक्षित जीत अर्जित करने वाली पार्टी के लिए इस बार पिछला रिकॉर्ड बरकरार रखना बड़ी चुनौती है। लिहाजा अभी से इसकी रणनीति बनाने की जिम्मेदारी महामंत्रियों को दी गई है। नगरीय निकाय चुनावों की तारीख का ऐलान फरवरी के तीसरे हफ्ते में हो सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने तैयारियों का रोडमैप तैयार किया है। महामंत्री करीब एक पखवाड़े से अधिक समय तक संगठन के विभिन्न स्तरों पर बात कर अपने सुझाव और रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री को सौंपेंगे। इस रिपोर्ट के आधार पर ही चुनाव की अंतिम रणनीति और टिकट का क्राइटेरिया तय किया जाएगा। यह काम जनवरी महीने के अंत तक पूरा होने की संभावना है। मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए वर्ष 2021 चुनौतियां भरा होगा। भारतीय जनता पार्टी रूलिंग पार्टी है, उसकी अपनी चुनौतियां हैं। उसको एक के बाद एक अग्नि परीक्षाएं देनी है। पहली अग्नि परीक्षा नगरीय चुनाव की होगी और उसके बाद में जो दूसरी परीक्षा होगी वो पंचायती चुनाव की होगी और उसे साबित करना पड़ेगा कि उसका जनाधार नगरीय क्षेत्रों में भी बरकरार है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी बरकरार है। उसके बाद मंडियों के चुनाव आएंगे और जब तक मंडियों के चुनाव खत्म होंगे तब तक कुछ उपचुनाव भी होंगे और उसके बाद में 2023 का आम चुनाव होगा। सिंधिया के साथ जो लोग आए हैं वो मंत्रिमंडल में शेयर चाहते हैं, वो निगम मंडलों में भी शेयर चाहते हैं और संगठन में भी शेयर चाहते हैं। भाजपा की अपनी दिक्कत है कि अगर सिंधिया के समर्थकों को ज़्यादा उपकृत किया जाता है तो उसका अपना जो मूल कैडर है, मूल कार्यकर्ता है, वो नाराज हो जाएगा और उसका क्षेत्रीय संतुलन भी बिगड़ सकता है। और यही सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व यानी शिवराज सिंह चौहान और बी डी शर्मा के सामने है। इधर कांग्रेस की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने रहेंगे या फिर दिल्ली में उन्हें कोई नई जिम्मेदारी दी जाएगी। ये 3 जनवरी को दिल्ली में आयोजित कोर ग्रुप की बैठक में तय हो सकता है। हालांकि कमलनाथ कह चुके हैं कि वे फिलहाल मध्य प्रदेश में ही रहेंगे, लेकिन कमलनाथ नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ देंगे। यह लगभग तय हो चुका है। आगे यह जिम्मेदारी किसे मिलेगी, केंद्रीय नेतृत्व ही तय करेगा। लेकिन माना जा रहा है कि सीनियर विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह और बाला बच्चन नेता प्रतिपक्ष पद के प्रबल दावेदार हैं।
पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह डॉक्टर गोविंद सिंह की पैरवी कर रहे हैं, जबकि कमलनाथ कैंप बाला बच्चन के लिए लॉबिंग कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, इसको लेकर कमलनाथ ने कहा है कि यह विधायक आपसी सहमति के आधार पर तय करेंगे। वर्ष 2021 में कांग्रेस की अपनी चुनौतियां हैं। दरअसल कांग्रेस से तय नहीं कर पा रही उसे किस तरह से आगे बढ़ना है, उससे कमलनाथ के नेतृत्व में आगे बढ़ना है, कोई नया नेतृत्व आएगा, दिग्विजय सिंह सुरेश पचौरी की भूमिका क्या होगी, ये बहुत कुछ स्पष्ट करना पड़ेगा। दरअसल आज सबसे बड़ी चुनौती है कि कमलनाथ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहेंगे या नहीं रहेंगे, नेता प्रतिपक्ष रहेंगे नहीं रहेंगे, और उनके बाद या उनके स्थान पर जो नेतृत्व आएगा वो किस तरह से काम करता है। इसके साथ ही कांग्रेस को अपना कायंत्रण और पक्षांतरण करना है। क्या नया नेतृत्व आ पाएगा? कमलनाथ के सामने जो तत्काल बड़ी चुनौती होगी वो नगरीय चुनाव होंगे। नगरीय चुनाव में उन्हें फिर से साबित करना पड़ेगा कि उनका नेतृत्व सक्षम है, जिस तरह से उन्होंने विधानसभा चुनाव में साबित किया था और भाजपा की तुलना में ज़्यादा सीटें हासिल की थी, लेकिन बाद में उनके हाथ से सत्ता की रास फिसल गई और इसका वो खामियाजा, इसका बदला वो नगरीय चुनाव में भाजपा से ले सकते हैं। और अगर ऐसा कर पाए तो निश्चित तौर पर वो अपने आप को स्थापित करेंगे, और अगर नगरीय चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन ठीक ठाक नहीं रहा तो फिर उसके सामने बहुत बड़े परिवर्तन की एक राह खुलेगी और हो सकता है नया नेतृत्व आपको देखने को मिले। अगर राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो निश्चित तौर पर 2021 में मध्य प्रदेश कांग्रेस में आपको बहुत से परिवर्तन देखने को मिलेंगे। हो सकता है नए चेहरे नई भूमिकाओं में हम आपको देखने को मिले। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि कमलनाथ 6 जनवरी तक दिल्ली में रहेंगे। वे 3 जनवरी को होने वाली कोर ग्रुप की बैठक में शामिल होंगे। यह बैठक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर बुलाई गई है, जिसमें अगले 1 महीने में पार्टी के अध्यक्ष पद सहित कार्यसमिति के 12 सदस्यों के चुनाव कराने की तैयारियों को लेकर निर्णय होना है। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव 3 महीने के लिए टल गए हैं, इसीलिए यह माना जा रहा है कि अब मार्च के महीने में ही यह चुनाव होंगे। प्रदेश अध्यक्ष की कमान कमलनाथ के पास होने से चुनाव प्रचार की कमान भी कमलनाथ के पास ही होगी। अब नए साल में कांग्रेस और कांग्रेस के नाथ क्या नया करेंगे, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी, भोपाल। तो नए साल में बीजेपी और कांग्रेस की इन चुनौतियों पर हम चर्चा करेंगे। इसके लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता, अनादि टीवी के एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर और ब्यूरो हेड ब्रजेश चौक से। सबसे पहले दिनेश जी आपके पास कि चुनौती कमलनाथ के भी सामने है कि नगरीय निकाय में अच्छा प्रदर्शन करना है। 2020 में उनकी जो सरकार गई है, इसके बाद नगरीय जो चुनाव हुए उपचुनाव, उसमें बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस कर नहीं पाई। अब बड़ी चुनौती नगरीय निकाय में प्रदर्शन भी है और एक बड़ी चुनौती उनके सामने ये भी है कि अंदर से जो चुनौती उनको मिलने लगी है कि दोनों में से कोई एक पद उनको छोड़ना पड़ेगा। तो आपको लगता है कि वो पद कौन सा होगा, प्रदेश अध्यक्ष का या नेता प्रतिपक्ष का? इसके साथ ही नगरीय निकाय चुनाव में अगर वो अच्छा नहीं कर पाते तो क्या उम्मीद करें कि कांग्रेस फिर एक नए नेतृत्व की ओर प्रदेश में जाएगी और कमलनाथ या दिग्विजय सिंह का एक दौर जो युग है वो खत्म हो जाएगा मध्य प्रदेश की राजनीति से? मनोज जी, कमलनाथ को कांग्रेस जो है वो चुनौती उसके लिए ज्यादा है कमलनाथ कांग्रेस की जी, क्योंकि सबसे पहली चुनौती है शुरू होती है जो कांग्रेस को, वो कमलनाथ से शुरू होती है। कमलनाथ के कारण ही जो है, उनके रवैये के कारण ही मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो चली गई। अभी भी आप ये देखेंगे जिस तरह का विपक्ष का नेता होना चाहिए, कांग्रेस विपक्ष में 15 साल विपक्ष में रही, 15 महीने केवल सरकार में रही, तब भी उनके रवैये में कोई बहुत बड़ा बदलाव आया नहीं है। सबसे पहली चीज तो ये है कि अपने रवैये को आप कैसे बदलते हैं, अपने स्वभाव को कैसे बदलते हैं। जो आप जिस तरह से अथॉरिटी आपकी थी, वो उस अथॉरिटी से आपको आप छोड़ते कैसे, कार्यकर्ताओं के बीच जाना पड़ेगा। अभी तक तो आप दिल्ली की राजनीति में बैठ के आप जो है कहीं भी किसी भी प्यादे को कहीं भी भिड़ा देते थे। अब आप खुद जो है मैदान में है तो आपको अपने आप को सबसे पहले बदलना होगा। पद आप कौन सा रखते हैं, कौन सा नहीं रखते, ये जब भी नया अध्यक्ष आएगा, ये चॉइस हम ये क्यों मान रहे हैं कि कमलनाथ की चॉइस है? बिल्कुल बड़ी बात। तो राष्ट्रीय स्तर पर जो भी नेतृत्व आएगा उसकी चॉइस होगी कि कमलनाथ को कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, या फिर कोई नई लीडरशिप डेवलप करना है। क्योंकि देखिए, कांग्रेस पार्टी नगरीय निकाय चुनाव हो, मंडी चुनाव हो, सहकारिता चुनाव, इन सबको लेके अब वो गंभीर नहीं होती जितनी गंभीर वो विधानसभा चुनाव को लेके भी हमने देखा था कि पहले नहीं होती थी।
निश्चित तौर पर। 2018 में पहली बार उसने गंभीरता से चुनाव लड़ा था। नगरीय निकाय हार जाए, किसी में नहीं आए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो जो है अपनी राजनीति करते हैं प्रदेश की सरकार के लिए। तो उसके लिए कांग्रेस को 2023 के हिसाब से नेतृत्व तैयार करना है। तो 2021 है वो ये मान लीजिए कि ये उसकी शुरुआती साल होगा। जो भी अंकुरण करना है, जो भी बीज डालना है, आपको 2021 में ही डालना है। 23 के क्योंकि लिए 23 के लिए 22 और 23 तो फिर आपकी जो है ग्राउंड वर्क का स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल 21 में जितनी गुटबाजी करना है, जितनी राजनीति करना है, वो 21 में आप कर लीजिए। तो कांग्रेस को जो वहां पूरे नया नेतृत्व की बात है मनोज जी, ऐसा नहीं है कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की बात है। दिग्विजय सिंह तो अपने आप को ये मानते हैं कि वो तो जो है कैरम खेलते हैं, वो शतरंज नहीं खेलते, वो तो ऐसे टाइगर चलाते हैं कि सारी गोटियां बिखर जाती हैं। वहां कांग्रेस भी नहीं दिखती और कोई नहीं दिखता। इसलिए जो है जो की बात है वो राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए है कि मध्य प्रदेश जहां 2 दलीय व्यवस्था है, उस 2 दलीय व्यवस्था में कांग्रेस अपने आप को बचाकर कैसे रखती है। ऐसा ना हो कि मध्य प्रदेश केवल एक दल का राज्य होकर रह जाए, ये कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती। लेकिन इसी से जुड़ा ये दिनेश जी, जो आपने कहा कि अभी से आपको बीज डालना है 21 में 23 के लिए, लेकिन हमने देखा कि मार्च में जब सरकार गई थी उसके बाद ये पता था कि ये जो 22 लोग गए इनके उपचुनाव होना ही है, 6 महीने के अंदर होना है। तब भी ग्राउंड में कांग्रेस ने वो तैयारी नहीं की और आखिरी के दिनों में जोर लगाया और ये कहते रहे कि सारी सीटें हम जीतेंगे। तो आपको लग रहा है कि 2 साल पहले से वो इतना अपने आप को झोंक देंगे, तैयारी करेंगे, और फिर जैसा आपने बताया दिग्विजय सिंह तो गोटी बिखरने के लिए बैठे हैं। मनोज जी, मैंने ये कहा कि जो है कांग्रेस को जो तैयारी करना है वो अपने नेतृत्व की तैयारी करना है जी। आप तो पहले लीडरशिप तो स्थापित करेंगे ना, फिर उसके बाद आप बात करेंगे कि जो है ग्राउंड पर चुनाव लड़ने लायक हम है कि नहीं। मान लीजिए चेहरे पे ही जूतम पैजार हो गई जी बिल्कुल। तो फिर आप चुनाव लड़ेंगे। तो जो पिछले 22-28 सीटों के जो विधानसभा उपचुनाव थे, मैं तो अभी भी ये मानता हूं कि कांग्रेस केवल अपने जातिगत समीकरणों पर लड़ रही थी, वो चुनाव नहीं लड़ रही थी। अनुसूचित जाति और मुस्लिम वर्ग जो कांग्रेस का नेशनल लेवल पर टारगेट है, जब मध्य प्रदेश जैसे राज्य में हम आते हैं जहां आदिवासी पॉपुलेशन होती है तो वो और उसमें हो जाता है। जो 3 वोटों की राजनीति कांग्रेस 1947 के बाद से ही करती आई है और उसी पे बनी हुई है। जो मुस्लिम जैसे ही ऐड होता है तो फिर पोलराइजेशन की बात हो जाती है, फिर हिंदुत्व आ जाता है, फिर भारतीय जनता पार्टी आ जाती है। तो अभी जो सिनेरियो बन रहा है, हम ये देख रहे हैं कि जिस रीजन में चुनाव हुआ था, ग्वालियर चंबल रीजन में, वहां अनुसूचित जाति का वोटर अभी भी कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ है। एट्रोसिटी एक्ट को लेकर जो कुछ ध्रुवीकरण हुआ उसका असर अभी है और कांग्रेस उसी पर उम्मीद लगाए हुए है कि ये आगे 24 तक इसी तरह का ध्रुवीकरण चलेगा, 24 का लोकसभा चुनाव तक। जी भटनागर जी, जो कुछ दिनेश जी ने कहा ध्रुवीकरण की बात है, तो बीजेपी के लिए भी एक प्लस पॉइंट है कि 14 तारीख से वो राम मंदिर के लिए चंदा संग्रहण का अभियान विश्व हिंदू परिषद कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि संघ परिवार और बीजेपी और उसके तमाम संगठन उसमें शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश में तो एक ऑफिशियल कह ही दिया है कि 1 जनवरी से 14 जनवरी तक उनके विधायक घर घर जाएंगे। तो एक जो पोलराइजेशन या जो एक अनुसूचित जाति के एक फैक्टर की बात जो कांग्रेस को लग रही होगी, तो एक उसकी हवा ही निकल जाएगी 27 तारीख तक। दूसरी एक बात है कि जो कमलनाथ की चुनौतियों की बात दिनेश जी ने की, एक बड़ी चुनौती आपको नहीं लगता वीडी शर्मा के सामने भी है? क्योंकि अभी तक वो 8 महीने 9 महीने हो गए उनको अध्यक्ष बने, वो अभी तक अपनी कार्यकारिणी नहीं बना पाए। जो 5 महामंत्री हैं उनमें भी शायद उनकी पसंद ना चली हो, तो एक बड़ी चुनौती ये होगी। और उसमें सिंधिया गुट को एडजस्ट करना होगा नए साल में, एक बड़ी चुनौती उनके लिए ये भी है। देखिए मनोज, मुझे लगता है कि जो बात आपने पोलराइजेशन की कही है, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को एक तरह से चुनाव मशीन में ढाल रखा है। और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सहयोगी संगठन हैं, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे अदर संगठन हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ते हैं जो समाज के सरोकारों से जुड़ा हुआ हो और उसमें वो जनता के बीच न जाए जी। अब अगर मान लीजिए वो राम मंदिर के लिए जनता से चंदा लेने जा रहे हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी भी पहुंच रही है, वो आरएसएस भी पहुंच रही है, वो इनके दूसरे संगठन भी पहुंच रहे हैं, विधायक भी पहुंच रहे हैं। यानी आपको लगातार सक्रिय रहना है। उल्टा हम देखेंगे कि कांग्रेस के अंदर किसी तरह के कार्यक्रम ही नहीं होते। तो कांग्रेस का कार्यकर्ता सक्रिय किस आधार पे होगा, कांग्रेस का विधायक सक्रिय किस आधार पे होगा? वहाँ पे कुछ नहीं। जब चुनाव आता है तो साल भर का चुनाव होता है, वो कांग्रेस लड़ती है, जैसा दिनेश जी भी बता रहे थे। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के सामने तो दिक्कत ये है, भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने आप को 24 घंटे राजनीति में ढाल रखा है।
उसके सारे नेता अपने कार्यकर्ताओं को वो कभी फुर्सत में रहने नहीं देते, नए नए उनको कार्यक्रम देते हैं और लगातार सक्रिय रखते हैं पार्टी के प्रति। तो उनकी पार्टी के प्रति निष्ठा भी रहती है, जनता से जुड़ाव भी रहता है, जनता के बीच भी जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें लगातार एक निरंतर प्रक्रिया है जी। वो चाहे नगर निगम के चुनाव हो चाहे ना हो, लेकिन चलता रहता है। दूसरी बात रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस में कमलनाथ को केंद्रीय नेतृत्व कब हटा पाएगा, हटा नहीं पाएगा। हमने देखा है कि अभी विधानसभा का सत्र था और विधानसभा के सत्र को बड़ी आसानी से सरकार ने टाल दिया और कमलनाथ ने उसमें सहमति जाहिर कर दी। उनके जो बाकी सारे सीनियर विधायक थे वो इस चीज़ का विरोध करते रह गए, लेकिन कमलनाथ को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो कमलनाथ की राजनीति बड़ी अलग तरीके की, दिल्ली की राजनीति करते रहे, ज़मीन की राजनीति से उनका कोई वास्ता नहीं है। और अभी जो वो पिछली बार जब लोकसभा के उपचुनाव हुए थे तो वो बड़े दावे कर रहे थे कि हम 18 सीटें जीत जाएंगे, 20 सीटें जीत जाएंगे। तो कमलनाथ जो बोल रहे थे वही भाषा सारे कांग्रेसी बोल रहे थे बिल्कुल कि हम इतनी सीटें जीत जाएंगे, 5-6 बीजेपी के लोग तोड़ लेंगे और सरकार तो हम ही बनाएंगे। तो कमलनाथ की वो हवा निकल गई। अब वो लखन सिंह यादव ने जिस तरह से कहा है कि सारे सर्वे धरे रह गए, तो मतलब पार्टी के अंदर ही अब कमलनाथ की स्वीकार्यता पे सवाल उठेगा जी। ये सबसे बड़ी चुनौती तो कांग्रेस के सामने है ही। लेकिन अब कमलनाथ जी की उम्र पूरी हो ही चुकी है तो कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व जितनी जल्दी मध्य प्रदेश के अंदर नए खून को मौका देगा, नया नेतृत्व देगा, तो मुझे लगता है कि वो लोग शायद कोशिश करें 2023 के अंदर ढंग से चुनाव लड़ने की। बड़ी बात। ब्रजेश जी जो कुछ कहा भटनागर जी ने, दिनेश जी ने भी, लेकिन उससे जुड़ी एक और चीज़ें हैं कि हम देखते हैं दिल्ली में वो एक मार्गदर्शक मंडल बना देते हैं, 75 पार के नेताओं के लिए एक फार्मूला बन जाता है। मध्य प्रदेश में हम देखते हैं कि वो युवा वीडी शर्मा को कमान सौंपते हैं, जिला अध्यक्षों के लिए क्राइटेरिया बन जाता है कि 45 साल से ऊपर का नहीं चलेगा, मंडल अध्यक्ष 35 साल का। यहाँ पे बात इस बात की हो रही है कि नेतृत्व 73 साल के कमलनाथ करेंगे कि नहीं करेंगे, छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे। और जैसे दिनेश जी ने कहा कि ये चॉइस दिल्ली वाले तय करेंगे, लेकिन दिल्ली में भी ये है कि जो दिल्ली में जो चॉइस है कि राहुल गांधी या सोनिया गांधी, इसके बाहर तीसरी चॉइस उनके पास है नहीं। अब राहुल गांधी कब उस चॉइस में फिट बैठेंगे, वो कब उनके कहने से कुछ होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव हारने के बाद भी उनने तीखे तेवर दिखाए थे, लेकिन मध्य प्रदेश में कोई असर नहीं पड़ा था। जबकि उन्होंने कमलनाथ का भी जिक्र किया था, उन्होंने, हमने देखा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी जिक्र किया था। मनोज जी, मुझे तो लगता है कि कांग्रेस की हालत अभी बहुत बेकार है। बेकार इसलिए है कि उसके पास बुजुर्गों की फौज हो गई है। अब वो बूढ़े बैलों से खेती करना चाहते हैं तो खेती कर नहीं पा रहे हैं। मुझे लगता है जैसे दिनेश जी ने कहा कि यदि राष्ट्रीय नेतृत्व में परिवर्तन होगा तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में भी होगा। बहुत सारे परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि कमलनाथ जी के पास 2-2 मौके आए, 3-3 मौके आए, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए। एक बार सरकार बनी लेकिन बॉर्डर पर ले जाके, उसमें कमलनाथ जी का कितना योगदान था ये तो सब जानते हैं। जिसे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कह ही दिया था कि सरकार कैसे बनी है, हमें पता है किसके योगदान से बनी है। भाजपा को हराया है लोगों ने, कांग्रेस की मेहनत से नहीं बनी, ये उनके राष्ट्रीय नेतृत्व का ही कहना था। तो इससे ये साफ हो गया है कि जो सरकार बनी थी मध्य प्रदेश में उसमें कमलनाथ जी का कोई योगदान नहीं था, या जो सर्वे के दावे कर रहे थे वो कोई योगदान नहीं था। क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो उन्होंने दावे किए थे वो फेल हो गए, उपचुनाव में उन्होंने जो दावे किए थे वो फेल हो गए। अब पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव आएंगे। अब यहाँ फेल होने के बाद कमलनाथ जी का बिस्तर डोरिया निश्चित तौर पर दिल्ली बंद ही जाएगा, नया नेतृत्व मिलेगा। यदि राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो फिर आपको नई टीम मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। और कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह को आप दरकिनार कैसे कर सकते हो मध्य प्रदेश में, क्योंकि दोनों ही गुट बचे हुए हैं। तो दोनों में जिस तरह से हमने भी पैकेज में दिखाया है कि किन लोगों के नाम चल रहे हैं। दिग्विजय सिंह चाहते हैं गोविंद सिंह बने और कमलनाथ चाहते हैं बाला बच्चन बने। तो इन दोनों ही गुटों में से जो नेतृत्व आएगा वो इन्हीं के बीच में से आएगा, मतलब नेता प्रतिपक्ष बनेगा जो दोनों चाहेंगे। तो दोनों में जैसे ही वो उन्होंने कहा है कमलनाथ जी ने कि विधायक मिलकर तय कर लेंगे किसको नेता प्रतिपक्ष, तो कांग्रेस में ये संभावना ही नहीं है कि विधायक मिलकर तय कर लेंगे। विधायक भी तो गुटों में बटे हुए हैं, तो वो किसी एक नाम पे सहमति नहीं बनेगी। ये दोनों नेता चाहेंगे, दिल्ली चाहेगा, उस नए नेतृत्व को मौका मिलेगा, वो नेता बनेगा। अब भाजपा के सामने भी, जैसे प्रकाश जी ने बताया, भाजपा के सामने भी बड़ी चुनौतियां, क्योंकि उन्हें को एडजस्ट करना है। सिंधिया खेमे से जो लोग आए हैं उनको एडजस्ट करना है, वो जो दावे कर रहे हैं संगठन में भी। और अभी इसी कारण बीडी शर्मा जी की टीम नहीं बन पाई, तो बीडी शर्मा के सामने भी बड़ी चुनौती है। जैसे आपने कहा कि अब नगरीय निकाय चुनाव में भी उन्हें क्राइटेरिया ला रहे हैं, जिला अध्यक्षों में ले ही आए उम्र का क्राइटेरिया, तो उनके यहाँ भी एक दबाव है। जो लोग शुरू से भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, जिन्होंने टाट पट्टियाँ उठाई हैं, बिस्तर उठाए हैं और भाजपा को यहाँ तक पहुँचाया है,
उनको आपने उम्र की सीमा में बांध दिया। अब वो नगरीय निकाय के चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे यदि आपने वो क्राइटेरिया लाते हैं। अब वो जिले की टीम से आप भाग कर ही रहे हैं, प्रदेश की टीम से भारी कर रहे हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? जैसे कि मार्गदर्शन मंडल आपने दिल्ली में बनाया, कि मध्य प्रदेश में भी वो बनाने जा रहे हैं। तो एक अलग नाराजगी यहाँ पैदा होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं मध्य प्रदेश में। तो ये भी भाजपा के लिए बड़ी चुनौती होगी। दिनेश जी, बूढ़े बैलों से खेती की बात की थी ब्रजेश ने, लेकिन बूढ़े बैलों ने तो खेती 2018 में कर भी दी, लेकिन सिंधिया ने हार्वेस्टर चलाया और पराली जो है वो शिवराज जी और उनकी टीम उखाड़ के ले गई, जलाने का भी मौका नहीं मिला। तब 23 या 21 में कुछ ऐसी संभावना दिख रही है कि बूढ़े बैल कुछ खेती कर पाएँ, या वो फसल को खेती करने के बाद सुरक्षित गोदाम तक ले जा पाएँ? अब ये क्या है कि बहुत ज्यादा संभावनाएं दिखती नहीं है। देखिए क्या है कि पूरे देश में लोगों का माइंडसेट चेंज हुआ है जी। वो पहले जो स्थानीय कभी नेतृत्व की बात नहीं होती थी कि किसके हाथ में नेतृत्व जाएगा। आज तो चुनाव से पहले मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, इनके चेहरों की बात होने लगी है। जब चेहरों की बात होती है तो कांग्रेस से लोग निराश होते हैं कि इनके पास कोई चेहरा नहीं है। अभी भी आप ये देखिए कि यदि हम कांग्रेस में सेकंड लाइन तक तलाश बनाना चालू करें तो सेकंड लाइन में मनोज जी सबसे पहला नाम आप किसका रखना चाहेंगे? नकुल नाथ का, जयवर्धन सिंह का, जीतू पटवारी का, उमंग सिंगार का, कमलेश्वर पटेल का, किसका नाम आप पहले नंबर पर रखना चाहेंगे? बिल्कुल, लाख टाके का और फिर सवाल। उसमें वो असरदार कितना होगा? वो असरदार कितना होगा? जब आपका चेहरा जब नहीं होगा तो फिर आप चुनाव कैसे लड़ेंगे? क्योंकि यहाँ तो जो भी छत्रप हैं वो अपने समर्थकों के कारण है। यदि आप कहेंगे कि परंपरागत रूप से जो है जयवर्धन सिंह को दिग्विजय सिंह के सपोर्टर्स जो है वो सपोर्ट करेंगे, हमने यहाँ देखा है कि अजय सिंह को अर्जुन सिंह के सारे लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। बिल्कुल। ज्योतिरादित्य सिंधिया के मामले में यदि आप देखोगे तो माधवराव जी के जो लोग थे उसमें अधिकांश लोग ज्योतिरादित्य के साथ थे, चाहे तुलसी सिलावट हो, गोविंद राजपूत हो, प्रभुराम चौधरी हो। लेकिन अजय सिंह के साथ हम देखेंगे मुकेश नायक चले गए जो अर्जुन सिंह के साथ थे, नागेंद्र सिंह तो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो ये डिपेंड करता है कि हम किस चेहरे के साथ खड़े। आप ये इसमें ये नहीं कर सकते कि परिवार के जो सपोर्टर हैं वो उनके साथ भी आ जाएंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी शिफ्ट नहीं होंगे, इधर सपोर्ट नहीं कर सकते कोई भी। तो पहले तो इसी पे लड़ाई होगी कि साहब जीतू पटवारी आएंगे। फिर रीजन की भी लड़ाई होती है कांग्रेस में यदि कमलनाथ आदिवासी का नाम दे रहे हो, दिग्विजय सिंह ठाकुर का दे रहे हैं, तो आप राजनीति समझ सकते हैं मनोज जी। दिग्विजय सिंह गोविंद सिंह को नहीं बनवाना चाहते, यदि बनवाना चाहते होते तो वो नाम नहीं देते, आप आगे नहीं बढ़ाते। उनकी राजनीति बहुत स्पष्ट होती है, वो भी आदिवासी या अनुसूचित जाति, कोई पर्दे के पीछे कोई उनका दूसरा गणित होगा। यहाँ हमने देखा था कि जमुना देवी के बाद जब अजय सिंह आए तो उस दौरान क्या हुआ था, राकेश चतुर्वेदी कांग्रेस छोड़कर चले गए थे। एक जो और अजय सिंह को लेकर जिस तरह की नाराजगी विधायकों में थी, एक पूरा जो है बड़ा वर्ग नाराज था। तो ऐसा कोई चेहरा रखने चाहेंगे जो विधायकों का अहम साध सके, जो कमलनाथ के विधायकों को भी साथ सके, दिग्विजय सिंह के भी साथ सके, जिसके जो होते कांग्रेस में यही होता आया है। कांग्रेस राजनीतिक दल नहीं है, ये जो है जो हितबद्ध लोगों का एक समूह है। जब आपस में कोई हित जोड़ते हैं तो एक समूह इकट्ठा हो जाता है और चुनाव लड़ने चला जाता है। जो भटनागर जी, दिनेश जी ने कहा कि जो हितवंत समूह की बात की, निश्चित तौर पर अगर कोई ऐसा आदमी आपको लग रहा है कांग्रेस में कि जो सारे गुटों को साथ लेके चल सके, क्योंकि जिनको दिग्विजय सिंह नहीं साथ पाए, जिनको कमलनाथ नहीं साथ पाए, तो कोई ऐसा नया चेहरा होगा। अरुण यादव ने प्रयास किया था तो उनको भरी सभा में उनको हटाने की बात होती थी, विधानसभा में नारे लग जाते थे। देखिए, कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या यही है। हम भारतीय जनता पार्टी में देखेंगे कि एक बार वो नेतृत्व तय करते थे, पूरी पार्टी उनके पीछे चली जाती है। वी.डी. शर्मा अभी हाल 2-4 साल पहले भारतीय जनता पार्टी में विद्यार्थी परिषद से आए, आज प्रदेश अध्यक्ष है, पूरी पार्टी उनको प्रदेश अध्यक्ष मान रही है। और जो प्रोटोकॉल प्रदेश अध्यक्ष का होता है, वो चाहे उनसे सीनियर हो चाहे जूनियर हो, सब बराबर सम्मान देते हैं और पूरी बात पार्टी का नेतृत्व एक तरह से उनके पास है। और चूंकि वहाँ पे सामूहिक नेतृत्व की परंपरा भी है, अकेला ही अध्यक्ष सब कुछ नहीं है, सारे सीनियर भी हैं, तो एक मिलजुल के पार्टी चलती है। कांग्रेस में ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस के अंदर हमने देखा सुभाष यादव थे तो पूरे सहकारिता के नेता उनकी टीम में आ गए थे। सुरेश पचौरी आए, सुरेश पचौरी ने छाट के अपने लोगों को रखा। फिर उसके बाद कांतिलाल भूरिया आए, अरुण यादव आए। तो हमने देखा कि मतलब कांग्रेस के अंदर नेता के साथ में उसके जो समर्थक है वही हाईलाइट होते हैं या वही काम करते हैं और बाकी पूरी कांग्रेस देखती तमाशा। तभी तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप किसी को भी नेता बना दो, चाहे जयवर्धन सिंह को बना दो,
चाहे नकुल नाथ को बना दो, लेकिन इनके पीछे पार्टी खड़ी है कि नहीं खड़ी है, इनके पीछे कार्यकर्ता खड़ा है कि नहीं खड़ा है, सबसे बड़ा सवाल यही है। और यही आके कांग्रेस फेल हो रही है। अब जितना भी लीडरशिप हम नाम गिनेंगे, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, अजय सिंह, सुरेश पचौरी, कांतिलाल भूरिया, अरुण यादव, इनमें से कौन सफल हुआ अभी पिछले 15 सालों में? सारे के सारे फेल हैं। बिल्कुल। ब्रजेश जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया कि सारे जो नाम बताए हैं दिनेश जी ने, भटनागर जी ने, कोई सफल नहीं हुआ है। अब उम्मीद करें, क्योंकि पिछले 15 साल से अगर बात करें तो शुरुआती 1-2 साल की बात करें, उमा भारती, बाबूलाल गौर के बाद 14 साल से लंबे समय से शिवराज सिंह चेहरा है। कांग्रेस में कई सारे चेहरे आए गए। अब भी जो भी चेहरा आएगा, तो जो दिनेश जी ने कहा था कि चेहरे का जब कंपटीशन होगा तो शिवराज सिंह के सामने आपको लगता है कि कांग्रेस के पास वो कौन सा चेहरा होगा जो टिक पाएगा? अपनी पार्टी में अलग बात है, वो स्वीकार्यता बना ले, सबको साध ले, लेकिन वो उनके सामने कैसे टिकेगा, ये एक बड़ा सवाल होगा। मनोज जी, जो चेहरा उनके पास था वो तो बीजेपी में चला गया है, और दूसरा चेहरा वो बनने नहीं देते। आज हम किसान आंदोलन की बात करें तो अरुण यादव बड़े किसान नेता बन के उभर सकते थे इस आंदोलन से, जिस तरह से उन्होंने तैयारियां की थी। बिल्कुल। लेकिन उनको उन्हीं के बड़े नेताओं ने, जो क्षेत्रीय छत्रप हैं, कमलनाथ जी ने खिलौनों में समेट दिया और मौन धरना दिया, जिसका कोई असर नहीं हुआ। तो वो तो नेता पनपने ही नहीं देना चाहती। कांग्रेस के जो लीडरशिप है, क्षेत्रीय छत्रप हैं, वो नए नेताओं को पनपने नहीं देना चाहते, और जिनको पनपाना चाहते हैं वो उनके ही अपने हैं, और जिनमें जो काबिलियत ही नहीं होगी तो कैसे पनपेंगे? यदि अरुण यादव, यदि उन प्रदेश अध्यक्ष का उनका कार्यकाल बाकी के अध्यक्षों की तुलना में हम देखें तो बहुत अच्छा रहा है, और यदि वो अभी ये आंदोलन करते जिस तरह से उनकी तैयारियां थी, तो आप देखिए आपकी के नेताओं ने फेल कर दिया। तो खुद नहीं चाहते कि कोई नया नेतृत्व आए, और वो जिनको नेता बनाना चाहते हैं, जिनके पीछे खड़े हैं, वो अपने पुत्र मोह में हैं। तो जिस तरह से दिल्ली में पुत्र मोह में कांग्रेस के हाल हो गए, वैसे ही मुझे लगता है मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस के वही हाल हो जाएंगे। बिल्कुल, बड़ी बात है। बहरहाल अब समय और इजाज़त नहीं देता है, तो दिनेश जी आपका, प्रकाश जी आपका, ब्रजेश जी आपका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो निश्चित तौर पर नया साल ये तय करेगा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों की दशा दिशा भविष्य की क्या होगी, क्योंकि चुनौतियां दोनों के सामने बड़ी हैं, लेकिन बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने है। इसलिए भी है कि 15 साल के बाद वो सत्ता में आए, 15 महीने बाद सत्ता गंवा दी। उपचुनाव में एक मौका था उनके पास कि अपने ज़मीनी कार्यकर्ताओं को टिकट देते, उनके दम पर वो चुनाव लड़ते, लेकिन ऐसा करने में कांग्रेस विफल रही। बीजेपी ने खुद को एकदम कह रहे हैं कि रिवाइवल करना शुरू कर दिया है, युवा अध्यक्ष, युवा मंडल अध्यक्ष, युवा जिला अध्यक्ष, और अब वो नगरीय निकाय चुनाव में भी युवा चेहरा चुन रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी संख्या में जब युवा आएंगे तो 23 के बाद जब बीजेपी 28 में चुनाव में जब लड़ने जाएगी तो एक सेकंड लाइन लीडरशिप के एक बड़े नेताओं की फौज उनके साथ होगी, जो कि पार्टी को नई ऊर्जा देंगे। तो कांग्रेस को सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप किसी को युवा नेतृत्व बना देने की बात करते हैं तो उसके पास ये देखना होगा उसके पीछे समर्थक कितने हैं, उसको समर्थन कितना, और वो ज़मीनी स्तर पर कितना मजबूत है। जब तक कांग्रेस ये सब नहीं कर पाएगी तब तक उसके लिए बीजेपी एक कड़ी चुनौती बनकर बार बार पेश आती रहेगी। तो अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।